हम प्रशिक्षण केंद्र में मैं बच्चों से पूछता हूं कि आप डेली रूटीन में, आप डेली दैनिक वातावरण में आप एएम और पीएम बोलते रहते हैं, इनसे क्या अभिप्राय है? आप एडी और बीसी बोलते रहते हैं कि इतने एडी की बात है, इतने बीसी की बात है, इतने बीसी पहले की बात है, तो आप इनके बारे में बताइए, इनकी एब्रीविएशन क्या बनती है? तो बच्चे बड़े ही शर्मा जाते हैं। हम कहते हैं पिन के बारे में बताइए, पिन क्या होता है? हम कहते हैं OIGS, लेटर आपके घर में आते हैं, उन पे लिखा होता है OIGS, इसका क्या मतलब होता है? हम पूछते हैं कि आपने पढ़ा होगा पिन, तो आपने पढ़ा होगा PIN पोस्ट कार्ड के ऊपर, उसका क्या मतलब होता है? हम पूछते हैं कि LPG गैस के बारे में आपने सुना है, उसका क्या मतलब होता है? बड़े ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। देखिए, जो डेली रूटीन में हम बोलते हैं कि 9 AM क्लास शुरू होगी, लेकिन एएम का नहीं पता होता, पीएम का नहीं पता होता। तो देखिए, एक जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं तो बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कि कम से कम मैट्रिक पास बच्चे या BA MA पास बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिन्होंने हासिल की हुई है, उनसे हम इतनी आशा नहीं कर सकते कि उन्हें एएम पीएम या ADBC के बारे में भी ना पता हो, या डेली रूटीन में जिन एब्रिविएटेड वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज ना हो, ऐसी आशा जो है उनसे नहीं की जा सकती। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे शब्द किसी छोटे बच्चे के समक्ष भी, हमारी यह टेस्ट सीरीज आप रखते हैं तो उसको भी बहुत इसमें ज्ञान मिलेगा कि डेली रूटीन में जो हमें समाज में जिन बातों को बोलना पड़ता है वो बातें हमें कम से कम आनी चाहिए। वो हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग भी हमसे पूछ सकता है, ये आशा रखते हुए कि फला बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन किए हुए है या पोस्ट ग्रेजुएशन किए है या मैट्रिक किए है, इसकी नॉलेज कितनी है। देखिए, एडी हम कहते हैं इतने एडी की बात है, तो एडी का मतलब होता है अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी आपको याद रखना है, अन्नो डोमिनी, आफ्टर क्राइस्ट, ईसा के बाद, देखिए ईस्वी के बाद। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, फिर सुनिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। AIADMK, बार बार आप खबरों में सुनते होंगे, न्यूज में आप सुनते होंगे AIADMK, तो इसका मतलब होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम। ऑल इंडिया द्राविड़ जो होता है, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कझगम, इसका मतलब होता है AIADMK। अगला है AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अगला है AIDS, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, एड्स की फुल एब्रिविएशन क्या होती है, या एड्स में D से क्या अभिप्राय है, या एड्स में I से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, एड्स AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में देखिए AIIMS, दिल्ली में आपने सुना होगा, ये बार बार AIIMS भी हमारे सामने जो है पूछा जाता रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, AIIMS। उसके बाद में देखिए AITUC बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। पूछ लिया जाता है कि AITUC में T से क्या अभिप्राय है, तो नीचे जो है T से अभिप्राय में ट्रेड दे देंगे, कुछ और पता नहीं 4 ऑप्शन जो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अगली एब्रिविएशन है BBC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है छोटे छोटे एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। BCG, ये देखिए BCG का जो टीका होता है वो है BCG, यानी बैसिलस कालमेटी गुएरिन, बैसिलस कालमेटी गुएरिन। BSF आपकी सेना में शामिल होती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसको हम BSF कहते हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सैनिक, या हम कह सकते हैं सैनिक के जितने भी पेपर होते हैं सैनिकों के लिए, यानी आर्मीज के जितने पेपर होते हैं उसमें आर्मी से संबंधित एब्रिविएशन जो है बहुत ही अहम स्थान रखती है। उसके बाद देखिए CDS भी देखिए आप एयरफोर्स
और आर्मी वगैरह में जो है सीडीएस के थ्रू जो है अच्छी पोस्ट जो है हर बार निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक भी इसको कहते हैं, और कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उसकी फुल एब्रिविएशन है कंबाइंड डिफेंस सर्विस या कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। अगला है सेंटो, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका SCENTO सेंटो भी पूछ लिया जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है CGS, तो आपने ये साइंस में माप प्रणाली सुनी होगी जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी कहते हैं या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी कहते हैं, CGS। अगला है CID, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहा है। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। C-IN-C, C-IN-C, कमांडर इन चीफ। अगला है DDT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मच्छर मार दवा जो है इसका नाम है DDT। DDT की फुल एब्रिविएशन क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। देखिए फिर सुन लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT। अगला देखिए, बार बार ये पूछा जाता रहा है, DMK द्राविडम मुनेत्रम कजगम। देखिए DMK द्राविडा मुनेत्रा कजगम, अभी थोड़ी सी बार पहले मैंने अभी आपको बताया था। द्वाक्रा राजस्थान में चली हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, द्वाक्रा DWCRA, इसकी एब्रिविएशन है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए चलाया गया प्रोग्राम। EEC में देखिए यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। फिर सुनिए EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, कमेटी नहीं कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC। आगे FAO के UNO की संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। FBI ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है उसका नाम है अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका नाम जो है अक्सर हम बार बार जो है टीवी न्यूज में और न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, व्यापार और टक्कर पर सामान्य समझौता। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC। उसके बाद GMT, ये इंग्लैंड का मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरती है जहां से इंग्लैंड का मानक समय मापा जाता है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। जिस तरह से भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद से मापा जाता है। GNP ये इकोनॉमिक्स की एब्रिविएशन है, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता रहा है। अगली एब्रिविएशन है हुडको, HUDCO, हुडको, तो इसका मतलब है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर सुनिए HUDCO, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आगे जो है IBRD एब्रिविएशन है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर सुन लीजिए IBRD, ये बैंकिंग जो है इसमें जो है इसका बहुत ही प्रयोग होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो सभी देशों के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पे काम करता है। अगला है ICJ, ये भी इंटरनेशनल वर्ड है और इसका संबंध UNO से सीधा है, क्योंकि इसकी फुल एब्रिविएशन है इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। अगला है IDBI। IDBI देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ILO UNO की संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और IMF से भी बहुत पैसा जो है सभी देशों में आता है, आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मतलब है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल जो है उसका पूरे विश्व के एटमॉस्फेयर में इंटरपोल का बहुत ही अहम स्थान है, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल पुलिस। INTUC बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है। INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। IPC कहते हैं, कोर्ट में आपने सुना होगा, IPC की दफा 302 के तहत ऐसे बोलते हैं, तो ये है इंडियन पीनल कोड। IQ होती है इंटेलिजेंस कोसेंट। आपकी IQ कैसी है, ऐसा जो है साइकोलॉजी का ये एब्रिविएशन है। इस प्रकार से अगली एब्रिविएशन हमारी है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से MBBS की भी फुल फॉर्म जो है हमें अच्छी तरह से आना बहुत ही जरूरी है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। डबल बैचलर जो है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद हमारी अगली एब्रिविएशन है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहां पर विधानसभा होती है, जहां पर विधान परिषद होती है, 5 राज्यों में भारत में विधान परिषद है, तो वहां पर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। अगला है NATO, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। ये बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और हर प्रत्याशी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। NCERT, देखिए हमारे शैक्षिक वातावरण में NCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी बुक्स जो है सभी प्रत्याशी जो है, सभी विद्यार्थी +2 लेवल तक भी पढ़ते हैं और IAS की तैयारी करते समय भी इसकी बुक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे हमारी अगली एब्रिविएशन है NRI। देखिए कई बार NRI के लिए भी पोस्ट निकलती है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हम इसे कह सकते हैं। अगला जो है एब्रिविएशन है OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। OIGS, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे घर में कई बार लेटर आते हैं, उन पे लिखा होता है OIGS। कोई भी गवर्नमेंट का पत्र आता है उस पे लिखा होता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ओके हम कहते हैं कई बार, लेकिन ओके में ओके होता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब जो है ऑल करेक्ट होता है। ONGC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अगला है PCS। कई बार आपने पढ़ा होगा, ऐड भी आप पढ़ते हैं या सुनते भी हैं कि IAS और PCS, मैं भी बार बार बोलता हूं IAS और PCS। तो कई बार बच्चे इस PCS को गलत समझ बैठते हैं, लेकिन PCS का मतलब जो है वो समझते हैं कि राजस्थान की परीक्षा या PCS का प्रदेश सिविल सर्विस, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए PCS का मतलब है जो राज्यों में सिविल सर्विस के जो परीक्षाएं ली जाती हैं राज्यों की तरफ से, जो राज्यों के राज्यों के जो लोक सेवा आयोग जो होते हैं, जिनके द्वारा वहां के
वहां के सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन सभी को हम पीसीएस कह सकते हैं, प्रोविंशियल प्रांतीय सिविल सेवा, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस, आईएएस और पीसीएस, आईएएस और पीसीएस। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय राज्य सिविल सेवा। अगला जो है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीआईएन। आपने देखा होगा पोस्ट कार्ड पर और लेटर पर लिखा होता है पीआईएन, इसका मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जानने के लिए की बातें हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के सूत्रों से पता चला है। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में और जो है आप न्यूज में सुनते भी होंगे कि पीटीआई के सूत्रों से पता चला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीओ, हम देखिए कोई भी पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद जब उसमें जगह नहीं रहती तो आगे अगले पेज पे जाने से पहले नीचे जब लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं पीटीओ। पीटीओ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, कृपया अगले पेज पर देखिए। पीडब्ल्यूडी आपने सुना होगा बार बार, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस, आरएमएस रेलवे मेल सर्विस। सेल, SAIL, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके बाद है सेटो, SATO, साउथ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, SATO, साउथ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। SALT, स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क। आगे है सेबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज़पेपर में और न्यूज में सेबी के बारे में हम सुनते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी। अगला है SEATO, सीटो, देखिए SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में है STD, आप जगह जगह देखते हैं जहां पर हम फोन करते हैं जाकर STD, तो इसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, STD। अगला है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू जो है संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू जो है सभी गजटेड पोस्ट जो है, कम से कम गजटेड पोस्ट जो है उसमें निकलती हैं। कोई भी सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीएससी के थ्रू नहीं निकलती। SSC इत्यादि के थ्रू सबऑर्डिनेट सर्विस जो है निकलती है, जो नॉन गजटेड पोस्ट होती है। अगला है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USSR, जो रसिया जो है उसका पहले जो है जब वो उसके टुकड़े नहीं हुए थे, अलग विभाजित नहीं हुआ था, उससे पहले वो था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसके बाद है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उसके बाद में हम देखते हैं WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो UNO की एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA। देखिए YWCA, यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ACF एब्रिविएशन देखिए, एशियन क्रिकेट फेडरेशन, ये बिल्कुल नई एब्रिविएशन है, एशियन क्रिकेट फेडरेशन, ACF। अगला है एशियान, ASEAN, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी हायर लेवल की परीक्षाओं और निचले स्तर की परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, ये एब्रिविएशन जरूरी है। एशियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला है बाल्को का नाम भी आपने बार बार सुना होगा, भारत एल्युमिनियम
कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, BALCO बाल्को। अगला है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और अगला है BHEL, भैल, बार बार आपने सुना है कि भैल, BHEL भैल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके बाद एब्रिविएशन है CTBT, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है पिछले एटमॉस्फेयर में, पहले की जीके में, और आजकल भी ये जो है पूछा जाता है कि CTBT से क्या अभिप्राय है। सेंट्रल ट्रीटी, सॉरी वो होता है CTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CTO। ये है CTBT, जिसका अर्थ है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसपे कहते हैं कि भारत को CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका बार बार दबाव डाल रहा है और दूसरे देश भी दबाव डाल रहे हैं। ये वो CTBT है कि जो परमाणु हथियारों से संबंधित है। अगला है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बाद है क्रिब्को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है ये जो है हमारे जीके में पूछा जाता रहा है। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, CRIBHCO, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिब्को। अगला है LPG से हमारा अभिप्राय, LPG गैस के बारे में हम बार बार सुनते हैं कि LPG से क्या अभिप्राय है, और ये हम जब पूछते हैं तो प्रत्याशियों को बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। याद तो है लेकिन भूल गए हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगली एब्रिविएशन है NABARD, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NABARD के बारे में जब सुनते हैं सभी के बहुत सुना हुआ है लेकिन एब्रिविएशन याद नहीं आती। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है नेशनल, सुन लीजिए, NABARD, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद अगली एब्रिविएशन है NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्लान। उसके बाद में है पोटा, जो आजकल जो है पोटा के बारे में, बहुत पोटा को खत्म करने के बारे में संसद में बहुत हंगामा हो रहा है। POTA, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। अगला है सार्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि यह बीमारी जो है चाइना से जो है फैलनी शुरू हुई थी। इस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। सार्स, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। अगला टाडा जो है, इसका ये भी बहुत ही जीके के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन रही है। TADA, टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, ये प्रिवेंशन एक्ट जो है वो है। अगला है UNI, आपने सुना होगा, UNI के सूत्रों से पता चला है, PTI के सूत्रों से पता चला है। उसी तरह से UNI है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है ये, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इसके बाद में अगला आता है वैट, इसके बारे में भी देश में बहुत हंगामा हुआ, इसके विरोध में जो है लोगों ने बहुत ही प्रदर्शन किए। वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, इसकी एब्रिविएशन है वैल्यू एडिड टैक्स। VRS, आजकल जो है बैंकों से बहुत ही एम्प्लॉय VRS ले रहे हैं, VRS स्कीम्स जो है बैंकों में एम्प्लॉय के लिए लागू की जा रही है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगला है WHO, UNO की संस्था है जिसका अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। इस प्रकार से बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से एब्रिविएशन तरह तरह से पेपर सेटर पूछ लेता है, जो आप सभी प्रत्याशियों को अच्छी प्रकार से इनकी नॉलेज हो। Hi, welcome to this session on data interpretation. They say
that data is information, and information is knowledge. And knowledge is wealth, power, just about everything. And therefore, data is indeed very important. In this session, we are going to review the DI section of the CAT and take a look at the kind of examples that you would usually find represented by the questions in this section in the CAT. As you may be aware that for the last many years, the CAT has had primarily 3 sections. And these sections are quantitative, the second is called logic and data interpretation, and the third one is verbal. Okay? Now, within DI and logic, there are 3 kinds of questions that you would come across. One, of course, is logic, the second pertaining to data interpretation, and the third pertaining to data sufficiency. In this session, of course, we are going to focus only on data interpretation questions. Now, before we start this session, I think it may be very useful for us to ask a question, and that is, why data interpretation? What is the relevance of DI? Now, all of you are preparing for your MBA entrance examinations because one day you would become managers. Now, as managers, almost most of the time, you would be involved in making decisions. Now, the question is, how do you make decisions? There are, of course, quite a few popular ways. Do you toss a coin? Heads, I'll go this way, or tails, I'll go the other way. Do you visit a fortune teller, and say, well, gaze into your crystal and let me know what the future looks like? Or are you going to base your decision on your intuition? Or perhaps still better, you are going to use data. Yes, and this is precisely the reason why the section on DI has direct relevance to the kind of work that you would be required to do as future managers. Let us take a look at a few standard forms in which data can be represented. One of the most common forms of representation of data is in the form of a table. If you take a look at the past CAT papers, you will find that tables are a hot favorite. I am sure you would have encountered tabular data many times in your own experience, starting with class timetables and report cards in your early school days. While tabular data is precise and explicit, one difficulty is that trends and patterns in the data is difficult to visualize. If you would like to see trends and patterns, then the best form of data representation is the line graph. These graphs normally show the plot of 2 or more variables. But the more common form is the time series, where time is represented on the horizontal x-axis and the other variables are plotted on the y-axis. It is possible and often simple to read values directly from the graph. The bar graph is another very common way of representing data. Unlike the line graph, where a line represented continuous data, the bar graph presents only discrete data. Most of the times, you will find time plotted on the x-axis. Trends and patterns are not difficult to detect in a bar graph. The real advantage, of course, is that comparing the data with each other becomes very easy. A variation of the bar graph is the horizontal bar graph. Data presented as horizontal bars makes it convenient for comparison
as well as ranking. Another common way of data representation is in the form of a pie chart. In this, the total quantity of something, say sales or costs, is distributed over 360 degrees of a circle. The different segments correspond to different categories, and the quantity of any category is directly proportional to the angle of the segment corresponding to the category. Looking at a pie chart, it is easy to see the relative contribution of the categories. Sometimes, certain kinds of data are presented in quite unconventional ways. One example is the network diagram. It typically has nodes that are connected with lines or paths. These lines show the interrelationship amongst the nodes. Visually, it becomes simple to see how a node is interacting with other nodes. We will see examples of this type later as we progress in this course. CAT is not a conventional test. Over the years, it is known to have sprung surprises. So, one should be prepared to face any unconventional form of data representation. One example is a map. It represents geographical data in a visual format. The lines or loops in the map that you see here are isobars, or lines with common value of pressure. However, a map can also be used to present data on distribution of physical facilities or population density, and so on. The logic and DI section in the CAT is perhaps the only section for which you do not require any great level of knowledge in, say, English or mathematics. And therefore, if you really practice hard, you can score a lot. But mind you, this section will also require you to do a lot of calculations. And therefore, how much time do you have to do all that calculation? Well, if you look at CAT 2009 and 2010, there were 60 questions overall, 3 sections, so only 20 questions in the logic and DI section. And if you look at the total time available, roughly about 45 minutes available to you for this section, and therefore we are saying more than 2 minutes per question, and therefore you have the time. So what is important? Well, only 2 things: patience and accuracy.